Hello everyone. We are reading Working of Institution Civics for class 9th. So हम आए थे टॉपिक पे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और इससे पहले हमने रीड किया था कि कैसे मंडल कमीशन जो है आया पार्लियामेंट में और फाइनली कैसे उस पर लॉ बना। और रिज़र्वेशन का जो ये लॉ था 27% रिज़र्वेशन मिली थी SC BC को। और उसके बाद जो है हमने ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में भी रीड किया था कि किस तरह से ऑफिस मेमोरेंडम साइन किया जाता है पर्टिकुलर ऑफिसर्स के द्वारा और उसके बाद जो है उसको एग्जिस्टेंस पे लाया जाता है किसी भी कानून को। तो अब हम आए हैं नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। फाइनली इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्या है, क्यों हम ये 3 इंस्टीट्यूशन जो है क्या काम करते हैं, किस तरह से डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, वो हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। तो लेट्स रीड। We have seen one example of how the government works. Governing a country involves various such activity. For example, the government is responsible for ensuring security to the citizens and providing facilities for education, health to all. तो हमने देखा कि किस तरह से गवर्न करती है गवर्नमेंट कंट्री को और बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं उनकी गवर्नेंस में। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इंश्योर करे कि सिटीजन्स को एटलीस्ट ये बेसिक फैसिलिटी, बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। तो कौन कौन सी हैं वो ज़रूरतें? इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड द मनी, दस रेज द ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो टैक्स कलेक्ट करने का जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है और टैक्स कलेक्ट करके वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाती है, उस टैक्स को डिफेंस पर लगाती है और दूसरे डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उन पर लगाती है। शहरों की डेवलपमेंट हो या गाँव की डेवलपमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक कोई डेवलपमेंट हो देश में, कुछ भी नया होना है तो वो गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट फॉर्मुलेट द implement several welfare schemes. Some person have to take the decision on how to go about these activities, other have to implement these decisions. तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेने होते हैं सबसे पहले तो कि उसे कौन सी डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है। मान लो कहीं पर कोई मैं कहूँ पुल बनाना है या कहीं पे कोई भी इंडस्ट्री लगानी है या कोई भी नया रोज़गार के अवसर पैदा करने हैं, तो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है और उसके बाद देखा जाता है कि ये डिसीजन इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कौन सा डिपार्टमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कौन से ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। It is important that everyone should know who is responsible for doing what. It is also important that these activities keep taking place even if the person in key position change. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन इसके लिए, कोई भी पर्टिकुलर एक स्कीम है या कोई काम करने जा रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उन रिस्पॉन्सिबल पर्सन को गवर्नमेंट ही देखेगी। उसके बाद है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होने वाली हैं ये अश्योर किया जाता है कि उनकी पोजीशन चेंज होने पर भी वो स्कीम जो है एज इट इज़ चलती रहे। सो इट अटेंड टू ऑल दीज टास्क। सेवरल अरेंजमेंट आर मेड इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। अब ये सारा पूरा देश जो है स्मूथली चलता रहे, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं विद इन द गवर्नमेंट वो सारे स्मूथली चलती रहे और इसके लिए क्या बनाए गए हैं? इंस्टीट्यूशंस। अ डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइंड टू देम। अगर ये जो इंस्टीट्यूशन है ये अपने काम अच्छे से करते रहें तभी कोई गवर्नमेंट या कोई डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाएगी। The constitution of any country lays down basic rules on the powers and functions of each institution. हर एक इंस्टीट्यूशन के पास अपनी पावर है, अपने फंक्शंस हैं, उसके काम भी अलग हैं और उसकी जो शक्तियां हैं वो भी अलग हैं। और इन एग्जाम्पल अबव वी सॉ द सेवरल सच इंस्टीट्यूशन एट वर्क। ऊपर जो एग्ज़ाम्पल दिया था मंडल कमीशन का और उसके बाद जो लॉ बना था उसमें हमने देखा कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने काम किया है। तो कौन कौन से थे वो इंस्टीट्यूशन? द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनकी जो कैबिनेट होती है मंत्रियों की, वो सारे के सारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद है द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द
मिनिस्ट्रीज डिसीजन। अब मिनिस्ट्री ने जो भी डिसीजंस लिए, पीएम और उनके कैबिनेट ने जो भी डिसीजन लिया किसी भी पर्टिकुलर इशू पे, उसके लिए उसको आगे कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सिविल सर्वेंट्स, जितने भी ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, उनको वो डिसीजन फॉलो करने के लिए बोला जाएगा। और उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन द सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, मान लो सिटीजन्स को अगर सरकार का कोई भी फैसला या पॉलिसी पसंद नहीं आई है, तो वो डायरेक्ट जो है कोर्ट के पास जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में सेटल करेगा मामले को, और उसका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल, व्हाट इज़ देयर रोल? तो हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं इस जो अबव जो हमें डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस कैन बी बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। अब इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए गए? क्योंकि ये नेताओं के हाथ कहीं ना कहीं बांधते हैं, और नेता जो है एकदम हम ये नहीं कह सकते अगर नेता रूल में आ गए हैं, अगर वो रूलर बन गए हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो उनके हाथ में सब कुछ है और वो कोई भी उन पर चेक नहीं लगा सकता। ऐसा नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन जो है कहीं ना कहीं उनकी पावर को बाइंड करते हैं। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमेटी एंड रूटीन्स, दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस। बट इंस्टीट्यूशन के ज़रिए मैं कहूँगी जो फैसले लिए जाएं, उनमें क्या होता है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, कमेटीज़ बैठती हैं, रूटीन जो उनका प्रोसीजर होता है वो होता है। अब इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारा डिले हो जाता है, बहुत सारा डिसीजन लेने में, फाइनल डिसीजन आने में बहुत सारा वक्त जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि अगर हम मंडल कमीशन की ही बात करें तो करीब 10 या 11 साल का वक्त जो है एक ही कानून को पास होने में लगा। यानी उसकी स्कीम पहले बनी, उसके बाद बहुत सारी सरकारें आई गई, और फाइनली जो है डिसीजन लेते लेते 10 साल गुजर गए। तो ऐसे ही डिसीजन जो है एकदम नहीं होते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, कमेटी बैठेंगी, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा कि ये लॉ बनना भी चाहिए या नहीं, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, इसीलिए कईयों को ये भी लगता है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग है। One might feel that it is better to have one person take all the decision without any rule, procedures and meetings. कुछ पर्सन की ऐसी राय होती है कि एक ही पर्सन होना चाहिए जो डिसीजन ले, और वही जो है भला या बुरा सोचकर अपने अपने हिसाब से डिसीजन को थोड़ा मतलब जल्दी में वो ले सकता है डिसीजन। Some of the delays and complication introduced by the institution are very useful, but कई बार ये जो delays और मैं कहूँगी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये अच्छे भी होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं सिटीजन्स के लिए। कैसे? दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट ए वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसिडर्ड इन एनी डिसीजन। ये जो डिलेज होते हैं या ये जो मीटिंग्स होती हैं ड्यूरिंग एनी डिसीजन, तो इनके ज़रिए हम वाइडर स्पेस प्रोवाइड करते हैं उस डिसीजन पे सोचने का। बहुत सारे लोग जो हैं उस पर मिलकर सोचते हैं, और इससे डिसीजन को एक मैं कहूँगी डिसीजन फर्म होते हैं, और एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है क्योंकि बार बार उस पर विचार हुआ है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। ऐसा हो सकता है अगर हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लें तो वो जनता के लिए बुरा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू अ बैड डिसीजन, दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस। लेकिन बुरे डिसीजन से अच्छा है कि डिले हो जाए थोड़ा सा, इसीलिए डेमोक्रेसी जो है इन इंस्टीट्यूशन पर रिलाय करती है, विश्वास रखती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 4.2 पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपने नाम सुना होगा सबने, हमारा जो भारत का पार्लियामेंट है उसको हम संसद कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। इन द एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? Perhaps not. Since this decision was not taken by parliament, you might think that the parliament had no role in it. अब ऊपर का जो ऑफिस मेमोरेंडम था, अब आप कहेंगे कि उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन
ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट जो है एक बहुत ही अहम रोल निभाती है किसी भी डिसीजन को लेने में। बट लेट अस गो बैक टू द स्टोरी एंड सी वेदर Parliament figures in it. Let us recall the points made earlier by the completing the following sentences. The report of Mandal Commission was discussed in Parliament. तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आई थी मंडल कमीशन की, वो रिपोर्ट सबसे पहले डिस्कस हुई थी पार्लियामेंट में। उसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैंशनड दिस इन हिज एड्रेस स्पीच। मैं बोलूँगी एड्रेस स्पीच इन पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ने सबसे पहले इसको मेंशन किया था अपने एड्रेस में पार्लियामेंट में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मेड अ डिसीजन। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया था, यानी पहले वो चीज़ पार्लियामेंट में डिस्कस हुई, उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर ने उस पर डिसीजन लिया। The decision was not directly taken in Parliament, but the parliamentary discussion on the report influenced and shaped the decision of the government. हम ये तो नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट में फैसला हुआ, बट पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन हुई उसका असर इस फैसले पर ज़रूर पड़ा। They brought discussion on the report influenced and shaped the this decision of the government. They brought pressure on the government to act on the Mandal recommendations. If the parliament was not in the favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. अगर पार्लियामेंट ही इस डिसीजन के अगेंस्ट होती या इस डिसीजन के फेवर में ना होती तो हम नहीं कह सकते गवर्नमेंट जो है ये डिसीजन कभी भी नहीं ले सकती। Can you guess why? Recall what you read about parliament in the earlier class and try to imagine what parliament could have done if it did not approve the cabinet's decision. तो बहुत बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट जो है उस पर के पास पूरा अधिकार होता है कि वो कैबिनेट के डिसीजन को मना भी कर सकती है, और मेजॉरिटी ही ये तय करती है कि किसके हक में डिसीजन जाना चाहिए, और जिसके पास मेजॉरिटी होती है डेफिनेटली डिसीजन वही होता है। उसके बाद है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ये टॉपिक जो है आप 8th क्लास में भी कर चुके हैं कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है। इन ऑल डेमोक्रेसीज एंड असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। अब हमें डेमोक्रेसी में ज़रूरत है एक असेंबली की जो कि सुप्रीम अथॉरिटी हो देश की, जिसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो है सदस्य हों। तो वो जो एक अथॉरिटी है हमारे पास वो है पार्लियामेंट। इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है इंडिया में? नेशनल असेंबली है सबसे पहले, और क्या है उसमें? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उस असेंबली को जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों वो क्या कहलाती है? देश की पार्लियामेंट। उसके बाद है एट द स्टेट लेवल दिस इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में इसको लेजिस्लेचर बोला जाता है, विधानसभा भी जिसको हम कहते हैं। तो ये याद रखना है आपने कि स्टेट लेवल पर जो हमारी असेंबली होती है उसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। द नेम may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy. सब ने अपनी अपनी पार्लियामेंट का नाम अलग अलग रखा हुआ है। तो भारत की जो पार्लियामेंट है उसका नाम संसद है। ये कहा जाता है कि नाम चाहे अलग अलग हो, बट हर एक डेमोक्रेसी में ऐसी असेंबली होती है। Exist in every democracy, it exercise political authority on behalf of people in many ways. तो पार्लियामेंट क्या क्या करती है? पार्लियामेंट इज़ अ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। सबसे पहली लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है कंट्री की, फाइनल अथॉरिटी है जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं या देश के लिए बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। This task of law making or legislation is so crucial that these assemblies are called legislature. तो ये जो है बहुत ही मुश्किल टास्क है कानून बनाना या देश के लिए कोई भी डिसीजन लेना, तो इसे लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। Parliaments all over the world can make new laws, change existing law or abolish existing laws and make new ones in their place. तो पार्लियामेंट जो है नए कानून बना सकती है किसी देश के लिए, पुराने कानूनों को बदल सकती हैं या फिर कुछ और उनमें अमेंडमेंट करके उनको
लागू कर सकती हैं, या फिर अगर पुराने कानूनों की ज़रूरत ना हो तो उन्हें अबॉलिश भी किया जा सकता है, उन्हें ख़त्म कर सकती है पार्लियामेंट अगर चाहे तो। उसके बाद है पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट का एक और काम है कि पार्लियामेंट कंट्रोल करके रखती है उन लोगों को जो कि रूल कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट। इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट एंड फुल। Those who run the government can take decisions only so long as they enjoy support of parliament. तो जो भी सरकार चला रहे हैं इंडिया में भी, वो तभी तक सरकार चला पाएंगे जब तक उनके पास मेजॉरिटी का सपोर्ट है। Parliaments control all the money that governments have. In most countries, the public money can be spent only when Parliament sanction it. तो पार्लियामेंट जो है, देश की सरकार जितना भी पैसा लोगों से इकट्ठा कर रही है उस पर पूरा कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का। और जो है कई बार पार्लियामेंट से सैंक्शन भी कराना पड़ता है। कई देशों में ये देखा गया है कि मनी को अगर खर्च करना है सरकार ने कहीं भी तो उसको सैंक्शन कराना पड़ेगा, कहाँ से? पार्लियामेंट से। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। ये बताया था मैंने आपको कि हाईएस्ट अथॉरिटी है किसके लिए? कोई भी डिस्कशन या डिबेट हो जो देश के ऊपर हो, देश के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाए, तो वो कोई नेशनल पॉलिसी हो जिस पर डिस्कशन होनी हो, तो वो सब कहाँ होगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट कैन सीक द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। पार्लियामेंट जो है किसी भी मैटर पर सरकार से सवाल कर सकती है और सरकार को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आगे बात हो रही है टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। Since Parliament plays a central role in the modern democracy, most large countries divided the role and the power of Parliament in two parts. ज़्यादातर जो बड़े देश हैं वो पार्लियामेंट की पावर को दो तरह से डिवाइड किया हुआ है उन्होंने। दे आर कॉल्ड द चैम्बर्स ऑफ हाउसेज। तो ये क्या कहलाते हैं? चैम्बर्स ऑफ हाउसेज, या फिर हम कह सकते हैं संसद के दो सदन। तो वन हाउस इज़ यूजली डायरेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। जो फर्स्ट हाउस होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, यानी वो लोग जो है डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। वो मेंबर्स, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको डायरेक्ट लोगों ने चुना है, इस हाउस में वो लोग आते हैं and perform some special function. The most common work of the second house is to look after the interest of the various state and region और federal unit. तो इनका काम यही होता है कि ये अलग अलग स्टेट और रीजन की फेडरल यूनिट को देखें, जो भी सरकार चला रही है उनको लुक आफ्टर करे। उसके बाद है इन आर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। मैंने आपको बताया था द हाउसेज आर नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं पार्लियामेंट के हमारे देश में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पार्लियामेंट का ही एक पार्ट है। और मैंने आपको बताया था द हाईएस्ट पोस्ट कह सकते हैं उनकी पोस्ट को। दैट इज़ वाई ऑल द लॉज मेड इन द हाउस कम इन फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है हेड है इन दोनों हाउसेस का, पूरे देश का। तो हम कह सकते हैं कि जब तक पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की सहमति नहीं होगी तब तक कोई भी लॉ जो है वो पास आउट नहीं हो सकता, कोई भी लॉ नहीं बनेगा। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लासेस फ्रॉम द चैप्टर 3। यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। लेट्स रिकॉल सम ऑफ द की डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज of parliament. Answer the following for Lok Sabha and the Rajya Sabha. ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो नीचे 1 मार्क के दिए गए हैं। ये आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, टोटल एमपीज़ कितने हैं ये बता सकते हैं। द हु इलेक्ट द मेंबर्स, कौन इलेक्ट करता है इन मेंबर्स को। उसके बाद है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म, कितने साल के लिए चुने जाते हैं। एंड कैन द हाउस बी डिजॉल्व और इट इज़ परमानेंट। तो ये सभी 1 मार्क के क्वेश्चंस आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। और आगे की वीडियो में फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।